नमस्कार, आप लोगों का मेरे प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम लोग जो बढ़ती महंगाई है और उसके बाद जिस तरीके से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ किए हैं, लेंडिंग रेट रिवाइज़ किए हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और फूड इन्फ्लेशन जो इस टाइम इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, जो खुदरा व्यापार को भी के रेट को भी बढ़ा रहा है और काफ़ी नुकसान कर रहा है। उसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सरकार की पॉलिसियाँ जो हैं विफल रही हैं इन मामलों में और आगे आने वाले समय में सरकार को क्या करना चाहिए, जिससे फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो और महँगाई की मार जो है, वो एक एवरेज परिवार पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे, एक गरीब आदमी पर उसका असर कम रहे। तो पहले हम इस प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से करेंगे कि अभी ताज़ा खबरों के अनुसार जो जीडीपी का वर्ल्ड बैंक ने फिर से टारगेट रिवाइज किया है, वो ये कहते हैं कि जो 8.7% टारगेट था हमारे बजट में, कि 8.9% से पहले हमने कहा था हम ग्रो करेंगे जीडीपी अपनी, उसके बाद रिवाइज करके आरबीआई ने उसको 8.7% कर दिया था। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि हमारी जो अब जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% के हिसाब से ही ग्रो कर पाएगी, 7-7.25% के आसपास रहेगी। उसका प्रमुख कारण जो उन्होंने दिया है कि हमारे यहाँ इस टाइम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 70-72% पे है, 72.4% टू बी एग्जैक्ट 2022-23 में इंडस्ट्री प्रोडक्शन का आकलन किया गया है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों में रिटेल इन्फ्लेशन की काफ़ी बातें हो रही हैं। इन्फ्लेशन 7.2% से 6.7% से 6.9% इन्फ्लेशन 2022-23 का आंकला गया है और फूड इन्फ्लेशन 8.5% पे है। फ्यूल इन्फ्लेशन जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं और एडिबल ऑयल्स का इन्फ्लेशन है वो करीब 12 से 13%, कहीं कहीं 15% भी आंकला गया है। उसकी वजह से प्रोडक्शन में इसलिए भी कमी आई है कि डिमांड की कमी हुई है। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, मैन्युफैक्चरर को फायदा नहीं होगा और लेबर अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन ही नहीं होगी तो लेबर की डिमांड कहाँ से होगी और डिमांड नहीं होगी तो उस वजह से जो है लेबर की डिमांड नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी भी बाजार में कम रहेगी। तो ये इसके चलते वर्ल्ड बैंक ने जो है रिवाइज किया है हमारा जीडीपी टारगेट और उसके प्रमुख कारण जो रहे हैं फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन रहे हैं कि खाने के सौदे में, हर चीज़ में, खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ी है। स्लाइड 1 में आप देखिए, आटे और दाल में कम से कम 3 गुना बढ़ा बढ़ा है प्राइस। उसका फायदा किसानों को नहीं हुआ, उन कंपनियों को हुआ है जो पैकेज फूड बेचती। अब जैसे गेहूं है, गेहूं पे एमएसपी किसान को आज भी 2000 रुपए के भाव से मिलती है, कहीं 1980 मिलती है, कहीं 2050 मिलती है, पर जो आटा है वो 36 रुपए, 38 रुपए और कहीं कहीं साउथ में तो 50 रुपए से लेकर 57 रुपए किलो तक भी बिकता है। तो ये बताया गया कि दूध का अगर आप देखिए, दूध के प्रोडक्शन में किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है वो करीब 6.5 से 7% बढ़ गई है, पर उनकी आउटपुट प्राइस नहीं बढ़ी। अगर कोऑपरेटिव को वो 28 रुपए से 30 रुपए किलो दूध बेच रहे थे तो आज भी वही रेट बेच रहे हैं। दूध का रिटेल जो है प्राइस जो है 44 से 54 रुपए हो गया, पर इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो दूध के जो डेयरी वाले हैं, जो डेयरी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो किसान कोऑपरेटिव कंपनियां हैं या जो किसान हैं जो जो दूध की प्रोडक्शन करके दूध बेचते हैं, उनका कोई फायदा नहीं हुआ है उसमें, हालांकि उनकी कॉस्ट बढ़ गई। दालों के भी उत्पादन में आप देखिए, मूंग का रेट जो है 76 से 130% बढ़ोतरी 71% हो गई है। अरहर 80 से 120 का उछाल है, 37% बढ़ोतरी हो गई है। मसूर का 82 से 110%, 35% की बढ़ोतरी हो गई है। तेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 350 लाख मेट्रिक टन में खाली 125 लाख मेट्रिक टन जो है वो हमारे देश की प्रोडक्शन है। 250 लाख मेट्रिक टन जो है तेल जो है इम्पोर्ट किया जाता है। तो मूंगफली का तेल 2017 में 140 रुपए से बढ़ के 220 रुपए हो गया है। सूरजमुखी 2017 रुपए में 2017 में 110 रुपए था, 2022 में 240 रुपए किलो बिक रहा है। सरसों का तेल जो 2017 में 90 रुपए था वो बढ़ के 170 रुपए 2022 में, 2021 में तो 200 रुपए का भी 200 रुपए भी पार कर गया था कई कई जगह। तो इधर कंपनियों के जो फायदे दिखाए गए हैं कि जैसे एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर है, पीडीसी है, आईटीसी है, डाबर है। अगर आप इन कंपनियों के देखें 2017-18 में उनकी जो सेल में वृद्धि हुई है, अगर एचयूएल को लें तो 5237 करोड़ रुपए से उनकी आय जो है 8818 करोड़ हो गई है, मतलब उनकी 68% की वृद्धि हुई है। और टाटा कंज्यूमर की 66%,
पीएनजी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की 375 से 582 55%, आईटीसी 10,810 सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है 14,488 का उनको 34% का मुनाफा हुआ है और डाबर को 42% का मुनाफा हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखें पंजाब में एक साल में जीएसटी समेत सभी करों में बढ़ोतरी 30% तक बढ़ गई है। सरकार को कर के तौर पर 5795 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, उसका 50% महंगाई के चलते लोगों की जेब से निकलकर सरकार के खजाने में आया। मतलब सरकार को राजस्व मिल रहा है, पर वो राजस्व का खर्चा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, सड़कें बनाने में और देश की सुरक्षा में ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो कृत किसानी करते हैं, जो अपना जो पसीना बहाकर अनाज पैदा करते हैं और देश का पेट भरते हैं, उनके लिए सरकार की जो सोच है वो कम है। और अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में परसों एक नोटिफिकेशन आई थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कि 14 फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है। उसमें प्रमुख जो थी वो पैडी थी। दूसरा टेबल देखिए, उसमें जो 2021-22 में पर कुंटल रेट 1940 से 2040 कर दिया गया, 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई। जवार में 2738 से 2970 रुपए बढ़ोतरी की गई। बाजरा में 2250 से 2350 100 रुपए बढ़ोतरी की गई। तूर दाल में 6300 से 6600, मूंग में 7275 से 7775। तो इस तरीके से परसेंटेज टर्म्स में किसी चीजों में 5%, 4%, 6%, 7.5%, 8% तक बढ़ोतरी जो है वो एमएसपी की खरीद में की गई। उसमें अगर दो चीजें हम इसमें इनपुट करें, जैसे कि सरकार का खुद का आंकड़ा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% पर है। अगर 6.7% के इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करें, अगर एवरेज इन्फ्लेशन 6.7% लें, तो अगर आप देखेंगे तो सिवाय ज्वार के और सोयाबीन के और सेसमम के, जिसमें 2% से 1.17% और 0.46% जो है इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, बाकी सारी फसलों में 2% से लेकर 2.5% तक किसान का नुकसान है। उसके प्रमुख कारण जो हैं टेबल 3 में मैं आपको दिखाता हूं कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट है, सीएसीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज प्रोडक्शन अगर हम लें, उस पर इनपुट कॉस्ट लें, तो जैसे कि ह्यूमन लेबर का अगर 0.5% इंडेक्स लिया जाता है, 2019-20 में 199 रुपए इनपुट प्राइस थी, तो आज उसकी कॉस्ट 233 रुपए है। सिमिलरली बुलॉक लेबर, मशीन लेबर, सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन चार्जेस, अगर सबके वेटेड एवरेज अगर हम लें, तो सीएसीपी की रिपोर्ट ये कहती है कॉस्ट अकाउंटिंग की कि सेंटर पॉइंट इनपुट प्राइस इंडेक्स जो है वो 2019-20 में अगर 181.74 था, वही 2020-21 में 192.15 था। 2021-22 में वो 203.79 हो गया और 2022-23 में वो 2017.62 हो गया। अगर इसको परसेंटेज चेंज में लें तो 2020-21 में 5.7% इजाफा था 2019-20 से, और 6.1% का इजाफा था 2021-22 में, और 2022-23 में ये परसेंटेज इंक्रीज 6.8% है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर में इनपुट कॉस्ट, सीड, फर्टिलाइजर, मैनुअल लेबर, मशीन लेबर या बुलॉक लेबर अगर हम लें, तो 6.8% अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और सरकार ने अगर 5%, 4.5% और 3.5% के हिसाब से एमएसपी बढ़ाई है, तब भी किसानों को नुकसान है। इसमें मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि जो पिछले टेबल में मैंने इन्फ्लेशन की बात की थी वो अलग है और ये जो इनपुट कॉस्ट हैं ये अलग हैं। तो कुल मिला के 13 से 14% नुकसान एक किसान का हर फसल में हो रहा है, और जिसकी वजह सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर इनपुट कॉस्ट जिस मात्रा में बढ़ती है उसी मात्रा में जो है आउटपुट कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। अगर इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी और आउटपुट कॉस्ट और जिसको एमएसपी का जो रेट है, जो न्यूनतम मूल्य है, सरकार ने जब एमएसपी निर्धारित की थी तो ये कहा था कि ये न्यूनतम मूल्य है, कोई भी मंडी में इससे नीचे माल नहीं खरीदा जाना चाहिए। वो एक बेंचमार्क बन गया, लोगों ने ये सोचा कि एमएसपी से ऊपर पैसा नहीं देना। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। पर देश में लोगों को इसकी नॉलेज कम है, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको भी ये लगता है कि एमएसपी मिल जाए तो बहुत है। हालांकि एमएसपी से ऊपर पैसा मिलना चाहिए, उससे नीचे तो कतई नहीं मिलना चाहिए, और उसके लिए
दंड का प्रावधान होना चाहिए। किसान आंदोलन में किसान यूनियंस ने यही बात की कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद ना करे, और करे तो उसमें स्टेट में दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे ट्रेडर्स जो हैं वो किसानों का शोषण ना कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने पीछे 4% से 4.4% किया था रेपो रेट, और उस रेपो रेट को 50 बेसिक पॉइंट और बढ़ा के अब उसको 0.50% फिर बढ़ा दिया। और इसकी वजह से जो रिवाइज लेंडिंग रेट है, जो रेपो लिंक्ड रिवाइज रेट है, सभी बैंकों ने, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, या किसी भी तरीके का बिजनेस लोन हो, उस पर आधे % से 1% का इजाफा हो गया है। मतलब आईसीआईसीआई में अगर वो रेट 7.4% था तो वो 8.6% हो गया है। कहीं 9% के रेट पे कार लोन या पर्सनल लोन मिल रहा था, उसका रेट 10% से ऊपर हो गया है। बिजनेस लोन्स कहीं पे कोलेट्रल बिजनेस लोन्स जो 8.5-9% पे मिलते थे, वो 10, 10.25, 10.5% पे मिलते हैं। नॉन कोलेट्रल लोन्स तो और भी महंगे हैं, 12 से 13% उनका रेट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स महंगे हो जाएंगे तो लोगों की खरीदारी में और कमी आएगी। आज की डेट में लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो गाड़ी और घर खरीदना तो बहुत दूर की बात है। अगर इंटरनेशनल बाजार में देखें, हम लोगों की जो दलहन और तिलहन की जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ नेफेड से मात्र 22 से 23 हज़ार करोड़ रुपए की दलहन जो है वो खरीदी जाती है, और 94% दलहन जो है, कंजम्पशन जो हमारी है, वो इम्पोर्ट होती है। और इसीलिए एडिबल ऑयल भी मैंने आपको बताया, 70-75% एडिबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट होता है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या सोया ऑयल हो या पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट हो। और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने से और रुपए का भाव जो है डॉलर के मुकाबले गिरने से, डॉलर आज की डेट में 77.81-82 पैसे, जो 77 रुपये 82 पैसे रेट हो गया डॉलर का। तो मुद्रास्फीति में भी बहुत गिराव आया है और इम्पोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से देश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो भी 590 बिलियन डॉलर करोड़ पे बिलियन डॉलर्स पे हैं, उन पे कमी फिर आएगी और देश में एक आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इस बारे में हमको सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्रामों में बात की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है सरकार का कि सरकार अगर 23 फसलों पर एमएसपी मुहैया कराए और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गांव में, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, टाउन्स में उसके प्रॉपर सेंटर्स लगाए और इंफॉर्मेशन दे कि भाई यहाँ पे इस चीज़ की खरीद हो रही है और इतने दिन के लिए खरीद खुली है, और पर्ची लेके किसान वहाँ पे अपना तुलाई करके, माल ढुलाई करके, तुलाई करके और अपना अपना पैसा, अपना मेहनत का दाम मांग सकता है। तो ये सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन ही नहीं आती। अब जैसे मूंग का पंजाब की सरकार ने कहा हम खरीद करेंगे, अभी तक खरीद के सेंटरों की इंफॉर्मेशन जो है ना ऑनलाइन उपलब्ध है ना ऑफलाइन उपलब्ध है। अगर सरकार मूंग का जब फसल का समय आएगा तो किसान मारे मारे घूमेंगे, पूछेंगे भी कहाँ बिक्री हो रही है, कहाँ खरीद हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन पहले से ट्रैवल करनी चाहिए। जिस फसल का आपने एमएसपी तय किया है वो फसल कहाँ कहाँ खरीदी जा रही है, किस मात्रा में खरीदी जा रही है, उसके उसके कौन से दिन निश्चित हैं, और वहाँ के लोकल नंबर्स या वहाँ के लोकल इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा, इसका मुहैया कराना जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले इस बार जैसे प्राइस राइस का जो चावल है उसका प्राइस जो है एमएसपी का 1940 से 2006 रुपए बढ़ाया गया है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 72 रुपए, 53 रुपए और 65 रुपए बढ़ाया गया था। और 180 से 200 रुपए बढ़ाव, जो सबसे बड़ा उछाल था, वो 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले था। तो सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए क्या कि इलेक्शन में ही ये लोग खरीद का दाम या खरीद ज्यादा करेंगे, इलेक्शन के बाद जो है सब भूल जाते हैं। डीजल पेट्रोल के प्राइस इलेक्शन के दौरान तो फ्रीज कर दिए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के आपने इलेक्शन में देखा, अक्टूबर नवंबर से मार्च तक, जनवरी तक, जब तक काउंटिंग नहीं होगी मार्च तक प्राइस नहीं बढ़ाए गए 6 महीने, और सडनली जब इलेक्शन खत्म हुए तो 3-3 रुपए 4-4 रुपए करके 4-5 बार में 10 रुपए 12 रुपए रेट बढ़ा दिया गया। और उसके बाद कुछ रेट में अब कटौती की गई है, बट फिर भी जो रेट आज की डेट में है वो प्री इलेक्शन रेट से ज्यादा है। तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की मार जो है एक आम आदमी पर गहरी पड़ती है, उनके बजट को खराब करती है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सीएसीपी की कॉस्ट अकाउंटिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पैडी जो है उसके बारे में सीएसीपी की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 1360 रुपए कुंटल जब रेट इनपुट का है तो सरकार 2040 रुपए की एमएसपी अनाउंस करती है, और जब 1290 रुपए पर कुंटल का रेट था, जो इनपुट कॉस्ट का मैंने आपको टेबल पहले दिखाया था, तो एमएसपी 1940 रुपए थी। तो इनपुट कॉस्ट में बढ़ावा जो है, बढ़ोतरी 6.8% की हुई है।
वीट की प्रोडक्शन में इस बार हीट वेव के चलते कमी आई है, जिससे सरकार की प्रोडक्शन 187 लाख मेट्रिक टन ही रह गई, जबकि उनका टारगेट 445 लाख मेट्रिक टन यानी कि 44.5 मिलियन टन था। तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे जो वीट रिजर्व्स हैं उसमें भी कमी आई है। जो पिछले साल हमारे वीट रिजर्व्स थे उससे इस बार वीट रिजर्व्स हमारे कम रहे हैं। मैं आपको फिगर्स दे देता हूं कि जो स्टैंडर्ड पूल है, सेंट्रल पूल है गवर्नमेंट का, उसमें आज की डेट में 1 जून, एज ऑफ 1 जून जो आज फिगर निकाली है, 311.42 लाख मेट्रिक टन ही गेहूं हमारे पास रखा है। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल 602 लाख मेट्रिक टन था। तो आधे से आधे के करीब हमारा जो है पूल, सेंट्रल पूल रिजर्व रह गया है। इसमें बफर स्टॉक अगर 37.4 का एक मिनिमम बफर स्टॉक मेंटेन करना होता है, अगर 37.4 लाख मेट्रिक टन का वो निकाल दें तो 290 लाख मेट्रिक टन की फिगर आती है, जो आज की डेट में हमारा जो आउटपुट हमारे पास जो पड़ा है वीट स्टॉक। और इस बार प्रोक्योरमेंट मैंने आपको जैसे कि बताया 187.28 लाख मेट्रिक टन ही हो पाई है, जबकि टारगेट हमारा 433 लाख मेट्रिक टन का था। तो वीट का स्टॉक बहुत जरूरी इसलिए होता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो राशन में गेहूं दी जाती है। अभी 10 स्टेटों में गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है, क्योंकि चावल का हमारा रिजर्व जो है 495 लाख टन है। अक्टूबर में अब इसकी फसल निकलेगी, जून में 8 तारीख से इसकी बुआई शुरू होनी है। अब गेहूं तो अब अगले साल अप्रैल 2023 में ही पता लगेगा उसका क्या पोजीशन है। अगर हीट वेव के चलते और पानी का सही समय में अगर बारिश ना हुई, मानसून अच्छा ना गया, तो उससे फसलों को बहुत नुकसान होता है और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने की आशंका है। एक और रिपोर्ट में ये पता लगा कि जिस तरीके से नींबू की फसल पिछले साल डिस्ट्रॉय हो गई और नींबू का दाम 400 रुपए किलो तक चला गया, इस साल अनुमान है कि टमाटर की फसल पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये वेदर फोरकास्ट है। और टमाटर के करके वहाँ टमाटो केचप और टमाटो सॉस और टमाटो से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं खाने में, उसमें शॉर्टेज आने वाली है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के चलते, हीट वेव के चलते, बीमारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, लेबर की जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुई और जिस तरीके से पलायन हुआ, इसका असर आने वाले समय में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के चलते हमारी प्रोडक्शन में भी रहेगा, क्योंकि खाद बहुत महंगी है। खाद पे सब्सिडी सरकार की जो एक समय में समझिए कि अगर 40,00,000 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ के 1.25 करोड़ रुपए एक एक एनपीके में ले लीजिए या फॉस्फोरस में ले लीजिए, यूरिया प्रोडक्शन में ले लीजिए। यूरिया प्रोडक्शन में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। इस टाइम 125 लाख मेट्रिक टन का ही हमारे पास स्टॉक रखा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 350 लाख मेट्रिक टन की है। और फॉस्फोरस अगर टाइम पे देश में नहीं आया तो यूरिया की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, एनपीके में कमी आ सकती है। तो खाद की कमी के चलते, यूरिया की कमी के चलते प्रोडक्शन हो सकता है आगे आने वाले समय में गिरे। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। और दालों में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी कंजम्पशन का 90% आज की डेट में इंपोर्ट बाहर से हो रहा है। पंजाब में 94% है। अगर पूरे देश का मिला के चलें तो 70 से 75% दालें और एडिबल ऑयल्स हमारा इंपोर्ट होता है। और डॉलर के रेट के उछाल के चलते रुपया गिर रहा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी और इनपुट कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ के एजेंडा के तहत जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है, चाइना है, यूरोपियन नेशंस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, नॉर्वे है, रशिया है, स्विट्जरलैंड है, ये लोग अपने किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं। अगर हिंदुस्तान में सब्सिडी $282 आंकली गई है, करीब 6,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि जाती है किसानों को, अगर उससे आकलन करें तो एक एवरेज यूएस किसान, अमेरिका में किसान को जो सब्सिडी दी जाती है वो $61,000 की है, जो कि काफी मात्रा में है। करीब ये जाके अगर कैलकुलेशन करिए तो करीब 48 लाख रुपए, 4,80,000 रुपए, सॉरी 48 लाख रुपए की सब्सिडी किसान को, मतलब 2 लाख रुपए सब्सिडी हर महीने दी जाती है। चाइना में 1,065 है डॉलर पर ईयर, यूरोपियन यूनियन में $9,000 पर ईयर, कनाडा में 13,000, ऑस्ट्रेलिया में 5,000, जापान में 11,000 और रशिया में $1,338 पर ईयर सब्सिडी किसान को जाती है। स्विट्जरलैंड में $57,820 यानी कि अमेरिका के लगभग जाती है। कॉटन में $40 बिलियन का कॉटन सब्सिडी जो है वो सरकार ने यूएस में अपने किसानों को दिया 1995 से 2020 में। इसमें इतनी सब्सिडी जो है, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कॉटन जो है
अगर उससे कॉटन से अगर करें तो 85 लाख रुपए सब्सिडी एक एवरेज किसान को, 8100 अगर कॉटन फार्मर्स हैं यूएस में, तो उनको 8100 $1,17,494, यानी कि 85 लाख रुपए की सब्सिडी किसान को दी जा रही है कॉटन की फार्मिंग में। और हिंदुस्तान में अगर उसका आकलन करें तो हिंदुस्तान में कॉटन के फार्मर को मात्र 27 से $30, मतलब कि 2400 से 2500 रुपए सब्सिडी दी जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करना तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी सब्सिडी अमेरिका की और यूरोप की और कनाडा की और चाइना और नेशन स्विट्जरलैंड की सरकार अपने किसानों को इतनी दे ही देती है कि जितनी भी उनकी इनपुट कॉस्ट हो वो कवर हो जाती है। तो इस वजह से कॉटन प्रोडक्शन जो है हमारे देश में रिडंडेंट हो गया है। पिंक बॉल वर्म के करते आपने देखा पिछले साल जो सीड अच्छा नहीं आया था, वो अच्छा सीड ना आने की वजह से पिंक वर्म हो गया था और उससे किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। अभी तक पंजाब की सरकार ने कई किसानों को कॉम्पनसेशन नहीं दिया है टाइम पे और उसकी डिमांड कर रहे हैं किसान। और उसके चलते वीट का जो अभी हीट वेव के चलते किसानों का नुकसान हुआ, उसमें 500 रुपए कुंटल के हिसाब से जो है अनुदान मांगा है किसानों ने कि हमारा जो नुकसान जो है सरकार भरे। और सरकार ने अभी तक सेंटर को एक प्रपोजल दिया है। भगवंत मान ने कहा था कि मैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, कि मैं बात करके सेंटर की सरकार से आपको जवाब दूंगा। उसको कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। तो किसानों के खून पसीने की कमाई का फायदा ट्रेडर उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वीट की प्रोक्योरमेंट भी लें, 433 मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट पिछले साल थी, इस साल 187 हुआ, तो बाकी 200 मेट्रिक टन गेहूं गया कहाँ? तो लाख मेट्रिक टन गेहूं गया कहाँ? एक्सपोर्ट की अगर फिगर लें तो बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में 13 को जब वीट पे बैन लगा तो सरकार ने कहा कि अभी तक जितनी भी वीट एक्सपोर्ट हुई है और जितने कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास उनकी नजर में है, करीब 11 मिलियन टन की गेहूं से ज्यादा अब एक्सपोर्ट नहीं होगा। पर 4 या 4.5 मिलियन टन के कॉन्ट्रैक्ट्स फिर फर्निश कर दिए गए बैक डेट के, उस पर कार्रवाई चल रही है। कई ट्रेड बॉडीज ने डिमांड की है कि इसकी तहकीकात की जाए कि ये बैक कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन हुए और किस तरीके से इनको निकाला गया। तो ट्रेडर अपना फायदा देखता है, एक्सपोर्टर अपना फायदा देखता है, एक्सपोर्ट वाला फायदा देखता है अपना, अदानी अंबानी अपना फायदा देखते हैं। किसानों के बारे में सोचना सरकार का एक दायित्व भी है और एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के चलते और वेलफेयर स्टेट के चलते सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि किसानों की खून पसीने की कमाई पे एक पूंजीवाद या एक एक्सपोर्टर या एक ट्रेडर उनके उनके खून पसीने की कमाई को खुद के लिए ना रख सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।